Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic solutions. This is topic number 2nd from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics. If you have missed our previous videos, you can click on the I button above and see those videos and compare this video. And today we are going to discuss the topic depression in freezing point. So how there is depression in freezing point of a solution from a pure solvent that we are going to discuss in this video. तो आज का टॉपिक की तरफ हम शुरुआत करते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और क्यों होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले क्या है ये समझना हमें ज़रूरी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितना लिक्विड उतना सॉलिड प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उस टेम्परेचर को कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और इस टेम्परेचर पे दोनों भी दैट इज सॉलिड और लिक्विड दोनों भी फेजेस के वेपर प्रेशर सेम होते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मतलब क्या? ऐसा टेम्परेचर जहाँ सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है और दोनों के वेपर प्रेशर सेम है। बट यदि आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट है, अब उस सॉल्वेंट में मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते ही मेरे उस सॉल्वेंट का दैट इज वो सॉल्वेंट नहीं रहा, वो सोल्यूशन बन गया, उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहले वो प्योर सॉल्वेंट में उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, जैसे ही उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हुआ वो सोल्यूशन बन गया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा और हमेशा कम होता है। तो सपोज TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, TF है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, तो TF0 का टेम्परेचर हमेशा TF से ज़्यादा होगा। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। अब जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में अब डिफरेंस है, वो डिफरेंस को कहेंगे हम डेल्टा TF। तो डेल्टा TF एक्चुअली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वेपर प्रेशर की वजह से कैसे होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का वेपर प्रेशर से क्या लेना देना है, उसके लिए हमें ये स्टडी करना होगा। ये ग्राफ में दो चीज़ें प्लॉटेड है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे। अब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको 3 कर्व दिखेंगे, AB, CD एंड EF। ये 3 कर्व आप देख सकते हो। कर्व AB स्टैंड होता है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, कर्व CD जो है वो स्टैंड होता है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, कर्व EF स्टैंड होता है सॉल्यूशन के लिए। अब कर्व AB और कर्व CD एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं पॉइंट B पे इंटरसेक्ट। तो कर्व AB और कर्व CD दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट, उनका कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट
बी पे। मतलब पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सॉलिड और लिक्विड फेजेस दोनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, जहाँ सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इसका मतलब पॉइंट बी पे आपका सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, और इसलिए पॉइंट बी पे जो भी टेम्परेचर होगा, पॉइंट बी पे अब यहाँ टेम्परेचर है T0, तो पॉइंट बी पे जो भी टेम्परेचर होगा वो एक्चुअली आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट होगा। तो आपके सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जो पॉइंट बी का टेम्परेचर है। सेम वे में यदि आप देखोगे तो कर्व ए बी और कर्व ई एफ इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ई पे। मतलब पॉइंट ई पे सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों भी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इसका मतलब पॉइंट ई पे सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, और जो पॉइंट ई पे कॉरस्पॉन्डिंग वाला टेम्परेचर है दैट इज टी, वो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है टीएफ। अब आप देखोगे कि टीएफ जो है वो टेम्परेचर TF0 से कम है। ये ग्राफ प्रूफ करता है कि जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपके प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और ये ग्राफ इसलिए प्रूफ करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर की वजह से क्यों डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा और हमेशा आपके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, और इसलिए सॉल्यूशन का जो कर्व है वो सॉल्वेंट के कर्व को बहुत नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करेगा एज कंपेयर टू पॉइंट बी। ये पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न, जो आप लॉजिकली सोचें तो आपको पता चलेगा कि जब भी लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट से होके सॉलिड स्टेट में जा रहा है, मतलब वो अपना फेस चेंज कर रहा है लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे टाइम पे जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसलिए उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे ही, मतलब कम फ्रीजिंग पॉइंट पे भी वो फ्रीज हो जाते हैं। बट यदि आप उसी सॉल्वेंट में, जो कम टेम्परेचर पे भी फ्रीज हो रहा था, अब उसी सॉल्वेंट में यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते ही क्या होगा? दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुस जाएगा। दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने की वजह से उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएगा, जो कि बढ़ना चाहिए था तो जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, बट नॉन वोलेटाइल सॉलिड की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रहा है, और इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट उसका और भी कम हो जाता है। मतलब बहुत माइनस वाले टेम्परेचर पे जाकर वो दोनों एक आके दो मॉलिक्यूल साथ में आके फ्रीज होके सॉलिड स्टेट बनाएंगे। इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही आपके प्योर सॉल्वेंट का जो है, जो सॉल्यूशन बन चुका है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और ये रीज़न है कि वेपर प्रेशर इस तरह से आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दैट इज डेल्टा TF हमेशा उसकी मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको याद रखना है डेल्टा TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी, मतलब उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना होगा, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KF को कहोगे आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट,
या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यदि अब आप आपके सोल्यूशन का मोलालिटी या कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर पकड़ोगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो अब हम के एफ को डिफाइन करेंगे। के एफ मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन इस तरह से करना है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को इक्वल होता है जब आपके पास 1 मोलर वाला सॉल्यूशन हो जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो उसका जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। यूनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए आप देख सकते हो दैट डेल्टा टी एफ अपॉन एम। डेल्टा टी एफ मतलब केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय मोल पर केजी, इसलिए के एफ का यूनिट है केल्विन केजी पर मोल और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अब हम मोलर मास कोई भी सॉल्यूट का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यूज करके, वो देखने वाले हैं। तो अभी हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। मोलालिटी एम ऑफ सॉल्यूशन ये हमने पिछले वीडियो में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो है डिराइव किया था कि m इक्वल्स टू 1000 इंटू W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय m2 इंटू W1, जहाँ W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड m2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 इंटू the weight of solute divide by molar mass of solute into weight of solvent। अभी इस m के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके फर्स्ट वाले इक्वेशन में, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम में, तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। अब M2 को आप ले लीजिए आपके लेफ्ट साइड में, डेल्टा टी एफ को राइट में, तो M2 इक्वल्स टू दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू W2 दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड इंटू W1 दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम इस तरह से है, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया को डिसॉल्व किया गया है 98.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो आपका ये क्या हो गया W2, 98.5 ग्राम क्या हो गया W1। अब इनका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा टी एफ, वो क्या है 0.211 केल्विन। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी एफ। अब नेक्स्ट वापस आगे देखिए, 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड। अब वापस ये है W2 ही, तो इसको हम करेंगे W2 डैश। वापस एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, जो अबाव सॉल्वेंट है सेम तरह के सॉल्वेंट में ही, तो W1 अब ये होगा तो W1 डैश कहेंगे क्योंकि W1 हमने ऊपर दे दिया है। अब उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये है, तो अभी डेल्टा एफ टी एफ डैश अब हम इसे कहेंगे। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। आपको मोलर मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे सब गिवन लिख लेंगे। तो यूरिया के बारे में लिखना हो तो W2 है 1.02 ग्राम, W1 है 98.5 ग्राम, डेल्टा TF है 0.211 केल्विन, M2 है 60 ग्राम पर मोल। अब अननोन कंपाउंड का सोल्यूशन के बारे में लिखे तो W2 डैश है 1.609 ग्राम, W1 डैश है 86 ग्राम, डेल्टा TF डैश है 0.34 केल्विन और M2 डैश है अननोन जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से है 1000 इंटू के एफ इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 अपॉन W2। तो मैंने इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई किया है। मैंने क्या किया है, 1000 KF को इधर ही रखा है
और M2 के साइड में अब मैंने डेल्टा TF और W1 को अबाव ले लिया और W2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उस फार्मूला को मॉडिफाई करके ये फार्मूला मिला है। KF क्रायोस्कोपिक जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए 1000 KF भले ही फर्स्ट सोल्यूशन के लिए रहे या फिर सेकेंड, दैट इज फर्स्ट सोल्यूशन होता है यूरिया के सोल्यूशन के लिए रहे या अननोन कंपाउंड के सोल्यूशन के लिए, KF हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए डेल्टा KF दोनों केस में कांस्टेंट होगा। और फिर यदि आप ये फॉर्मूला को आप देखोगे तो अब इस तरह से हो जाएगा M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल टू M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश डिवाइड बाई W2 डैश, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है ये भी 1000 KF को ही इक्वल था और ये वैल्यू भी 1000 KF को इक्वल था। दोनों तरफ से 1000 KF कैंसिल हो गया तो बचा क्या, दोनों एक दूसरे को इक्वल। तो अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो फर्स्ट इसमें मैंने M2 सब्स्टिट्यूट किया है, फिर डेल्टा TF लिखा है, फिर W1 लिखा है, फिर W2 लिखा है। फिर सेकेंड केस में M2 डैश मुझे पता नहीं है बट डेल्टा TF डैश है ये, W1 डैश ये है, W2 डैश ये है। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, और दोनों को अभी आप सॉल्व करो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अब ये मिलेगा, राइट हैंड साइड पे सॉल्व करके ये मिलेगा, और सारे वैल्यूज़ को ठीक से आप कैलकुलेट करोगे तो M2 डैश मिल गया आपको 67.3 ग्राम पर मोल। और इस तरह से आप डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसके बेस्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, don't let your ears witness what your eyes don't see. Don't let your mouth speak what your heart doesn't feel. Live an honest life and be happy. Thank you.